हेलो दोस्तों, आज अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में अपन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल्स होते क्या है? कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सेल आर नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। यानी सेल के अंदर जो जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब ये हो गया कि कौन कौन से उसके हिस्से हैं, सेल के कौन कौन से हिस्से होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो उन्हीं को सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है, जैसे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपार्टस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स। ये जो सारे मैंने सेल ऑर्गेनल्स आपको बताया, और भी कुछ एक दो मैं मिस कर रही होंगी। मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ वो लिखा है जो आपके बुक के अंदर बता रखा है, जिनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है उनको अकेले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये वाले सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स अपना अपना एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सबका अपना अपना एक फंक्शन है, और ये सारे फंक्शन मिलके ही सेल को एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सेल को अपन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं क्यों? बिकॉज वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। तो उन सब के लिए उसका कारण है क्या ना, कि वो जैसे है ना, खाना खुद ले सकता है, डाइजेस्ट कुछ खुद कर सकता है, एक्सक्रीटेड मटेरियल को खुद बाहर निकाल सकता है, तो वो पूरा इंडिपेंडेंट है। तो उन सब के लिए एक अलग अलग, जैसे अपने बॉडी के अंदर, अपने बॉडी को ओपन कंसिडर करके सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ते हैं, अपने बॉडी के अंदर सारे फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है। उसी प्रकार से एक सेल के अंदर अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट है, अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट है सेल के अंदर, उन्हीं को बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो इसमें न्यूक्लियस जो है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, तो मैं यहाँ पर अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स। यानी कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई डेफिनेशन नहीं है, ये उसका दिखने में कैसा दिखता है उसको रख के बता रहे हैं अपन, कि ट्यूब्स और शीट्स का लार्ज नेटवर्क होता है, बड़ा सा नेटवर्क मतलब जाल होता है ट्यूब्स और शीट्स का। ट्यूब्स मतलब अपन जो बाहर से ऊपर से जैसे यहाँ देखेंगे तो आपको ये ट्यूब्स जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर इसका 3D में अगर इमेज देखते हैं तो नीचे की तरफ ऐसे ऐसे शीट्स होते हैं, इन्हीं के नीचे, ट्यूब्स के नीचे लंबी लंबी ऐसे शीट्स भी होती है। तो ट्यूब्स और शीट्स दोनों का जो नेटवर्क होता है, बड़ा सा नेटवर्क होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, उसी को अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये न्यूक्लियस का मैंने आपको बताया था, दो मेम्ब्रेन होता है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो कंटिन्यूस होती है, लेकिन जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, बाहर वाला आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, उसी का एक्सटेंशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी में से इस तरह से ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है। किसमें से? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब रफ सरफेस अपन किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर कुछ उबड़ खाबड़ होनी चाहिए, है ना, उसी को अपन रफ बोलते हैं, जो स्मूथ नहीं है। तो रफ ये हो क्यों गया? इसका कारण ये है बिकॉज इसके सरफेस के ऊपर क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स इसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंस होने के कारण इसको अपन बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि ऑपोजिट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए इसका सरफेस बहुत स्मूथ होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था, इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स का क्या काम है? राइबोसोम्स पूरे सेल के अंदर प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स के अंदर होता है। यानी कि द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम्स। सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सेल के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप क्या आंसर दोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे ही सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस किधर होता है? राइबोसोम्स के अंदर होता है। तो बिकॉज RER के ऊपर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स प्रेजेंट है एंड राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, हेंस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर्स प्रोटीन्स, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट और लिपिड्स का मैन्युफैक्चर करता है। अब मैंने आपको पहले बताया था, शायद फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में बताया था। तो सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ रहता है एंड सेल वॉल किसका बना हुआ रहता है, ये बताया था। सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना हुआ रहता है, जबकि सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर यूज्ड इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यानी कि ये जो प्रोटीन और लिपिड्स है जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेस्पेक्टिवली, ये जो बना रहा है, ये इन लिपिड्स और प्रोटीन्स को रख के अगर सेल मेम्ब्रेन में कभी कोई डैमेज हो जाता है, कोई ब्रेकडाउन हो जाता है कोई जगह में, तो उसको वापस से सही करने के लिए या फिर पूरे सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, नया सा बनाने के लिए
इन प्रोटीन्स और लिपिड्स का यूज़ किया जाता है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब होता है एक लिविंग चीज़ से लिविंग चीज़ का फॉर्मेशन होना, उसी को अपन बोलते हैं बायोजेनेसिस। फंक्शन मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या, अभी तक तो अपन ने पढ़ लिया कि वो कैसे दिखता है, लार्ज नेटवर्क ऑफ शीट्स एंड ट्यूब्स होता है, एंड ये क्या सिंथेसिस करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये फैट्स और लिपिड्स को सिंथेसिस करता है। अब अपन क्या पढ़ते हैं, इसका फंक्शन क्या है, काम क्या करता है ये सेल के अंदर। तो इसका काम होता है सर्व्स एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब चैनल का मतलब पहले समझते हैं। जैसे दो पहाड़ है, उसके बीच में टनल होता है, ट्रेन से कभी गए होंगे तो टनल से जरूर गए होंगे। तो चैनल्स मतलब वही होता है जो दो चीज़ों के बीच में रास्ता बना रहा हो। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक चैनल की तरह ही फंक्शन करता है। किसके लिए चैनल का काम कर रहा है ये, प्रोटीन को ट्रांसफ़र करने के लिए। प्रोटीन को ट्रांसफ़र करने के लिए कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के किसी भी जगह के अंदर। साइटोप्लाज्म के कोई भी एक जगह जिसको प्रोटीन की ज़रूरत होगी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल की तरह बिहेव करता है इन प्रोटीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। या फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कैसे ट्रांसफ़र होता है मॉलिक्यूल्स का, न्यूक्लियर पोर से होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दो मेम्ब्रेन होते हैं, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जो डोर्स की तरह मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था, जिसके अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल की तरह बिहेव करता है, नेक्स्ट है ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन लिवर सेल डिटॉक्सिफाइज पॉइजन एंड ड्रग्स। इसका क्या मतलब हुआ कि शायद आप 7th चैप्टर में ही पढ़ोगे वर्टिब्रेट्स के बारे में। वर्टिब्रेट्स ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम प्रेजेंट होता है। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मतलब वर्टिब्रेट्स वाले ग्रुप के अंदर जो एनिमल्स आते हैं, देखो सारे सेल के अंदर, अपने बॉडी के अंदर भी सारे सेल्स है, जैसे लिवर के सेल्स हो गए, किडनी के सेल्स हो गए, पेनक्रियास के सेल हो गए, सारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, उसका खुद का डीएनए है। सारे ये जो मैं आपको बताऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे सेल के अंदर होता है। तो वैसे यहाँ पर किसकी बात चल रही है, लिवर सेल की बात चल रही है, इसको मत भूलना, लिवर सेल्स की बात करिए। वर्टिब्रेट्स के अंदर भी सारे सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स के अंदर लिवर का जो सेल होगा, जो अपने बॉडी का सबसे बिगेस्ट ऑर्गन होता है, लिवर का जो सेल है, उसके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, लिवर के सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो लिवर सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है कि जो पॉइजन या फिर ड्रग्स कोई इंसान ले लेता है, कभी कभार गलती से पॉइजन ले लेते हैं या फिर ड्रग्स ले लेते हैं, तो उस केस में उसको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, यानी कि उसका टॉक्सिसिटी जो होता है उसको हटा देता है, उसकी टॉक्सिसिटी को हटा देता है, अपने बॉडी को कोई डैमेज होने से बचा लेता है। सम प्रोटीन एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसमें से जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिक्रीट कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स का सिक्रेशन कर रहा है। कुछ तो इसमें से यूज़ होके सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आ जाते हैं, जिसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। एंड इसमें से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह बिहेव करते हैं। ये एंजाइम्स जो है, ये आगे मैं आपको बताऊंगी, लाइसोसोम्स के अंदर ये एंजाइम्स आते हैं। गोल्जी अपार्टस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको समझ आ गया होगा आई होप। गोल्जी अपार्टस दिखने में ऐसा दिखता है, इनको है ना सिस्टर्न्स बोलते हैं। ये जो अलग अलग से आपको ऐसे मतलब फ्लैटेंड आपको ये जो सैक्स दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सिस्टर्न्स बोलते हैं। आगे आएगा। गोल्जी अपार्टस वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले गोल्जी अपार्टस को डिस्कवर करा था। इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते कभी कभार। फ्लैटेंड सैक्स पैरेलली अरेंज्ड कॉल्ड सिस्टर्न्स, इनके अंदर होता क्या है, जैसे गोल्जी अपार्टस की बात करते तो हायर क्लास में पढ़ोगे, इसके अंदर है ना 4 रीजन होते हैं, नीचे है ना ऐसे मुड़े मुड़े से, वो सब रीजन अभी नहीं पढ़ना है। इसके अंदर क्या है, फ्लैट एंड यानी कि चपटे पतले पतले जैसे पूरे फ्लैट एंड आपको सैक्स मतलब बैग जैसे जो चीज़ें होते हैं उन्हीं को बोला जाता है सैक्स। तो फ्लैट एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर जो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, एक के बाद एक पैरेलली अरेंज होते हैं। मतलब पैरेलली अरेंज का क्या मतलब है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। पैरेलल लाइन्स इसी को बोलते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, तो ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, इनको अपन बोलते हैं सिस्टर्न्स। ये वर्ड पूछ सकते हैं, गोल्जी अपार्टस के अंदर सिस्टर्न्स क्या होता है, या फिर यूँ पूछ सकते हैं सिस्टर्न्स कौन से सेल ऑर्गेनल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो सिस्टर्न्स गोल्जी अपार्टस ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट होता है।
गोल्जी apparatus मोस्ट ऑफ द टाइम इज कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे कनेक्टेड है? न्यूक्लियस से कनेक्टेड है, बिकॉज ऑब्वियस बात है न्यूक्लियस का जो आउटर है, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसी का एक्सटेंशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके साथ में गोल्जी apparatus मोस्ट ऑफ द टाइम अटैच्ड रहता है, कनेक्टेड रहता है। उसका एक रीज़न होता है, वो आगे आएगा आपके पास में। मटीरियल सिंथेसिस्ड, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन ने क्या पढ़ा आगे कि वो प्रोटीन्स और लिपिड्स का सिंथेसिस करता है। ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं इनको डायरेक्टली है ना साइटोप्लाज्म के अंदर दे नहीं सकते हैं, इनके अंदर कुछ मतलब इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन पैकेजिंग करनी पड़ती है। वो जो पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का काम होता है वो गोल्जी apparatus का काम होता है। वो करा बिना आप साइटोप्लाज्म के अंदर वो लिपिड्स और प्रोटीन्स को डालेंगे तो उसका यूज़ नहीं होगा। तो इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोडक्ट निकलेगा, जो भी चीज़ बाहर निकलेगी, मान लो प्रोटीन है या फिर लिपिड्स है, उसको सेल में यूज़ होना है तो सबसे पहले उसको गोल्जी apparatus के द्वारा किया जाने वाला पैकेजिंग मॉडिफिकेशन को सबको लेना पड़ेगा। इसीलिए गोल्जी apparatus इज कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मटीरियल सिंथेसिस्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैकेज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू देयर टारगेट्स। तो वहाँ पर अपन ने नहीं पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है, इसमें पढ़ा था कि ये चैनल की तरह बिहेव करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो वही ये है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि गोल्जी apparatus ही प्रोटीन्स और जो भी चीज़ें उसमें से बनती हैं उन सब का साइटोप्लाज्म के अंदर जो ट्रांसफ़र का काम करता है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ कौन कर रहा है? गोल्जी apparatus से रिलीज़ करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डायरेक्टली तो प्रोटीन और लिपिड साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जा रहे ना, पहले गोल्जी apparatus के अंदर जा रहे हैं, उसके अंदर उनका पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन सब हो रहा है, उसके बाद में वो साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ किए जा रहे हैं। तो ये चैनल की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिहेव कर रहा है। प्रोटीन का साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के लिए एक चैनल की तरह बिहेव करता है गोल्जी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है वहाँ पर। इसका फंक्शन क्या होता है? गोल्जी apparatus का फंक्शन होता है स्टोरेज, यानी कि जो मटेरियल्स के अंदर एंटर हुआ उसको पैकेजिंग करके स्टोर करके भी रखता है। मॉडिफिकेशन करता है, यानी कि कोई प्रोटीन अंदर आए, जैसे कभी कभार क्या होता है शुगर, जो सिंपल शुगर होता है, सिंपल शुगर न्यूक्लियस ने सिंपल शुगर किसी भी ना साइटोप्लाज्म के अंदर बन के निकला, तो उस सिंपल शुगर को ये कॉम्प्लेक्स शुगर के अंदर मॉडिफिकेशन कर देता है और पैकेजिंग कर देता है। तो मॉडिफिकेशन और प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग दोनों में ना, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज, पैकेजिंग, तीनों में, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज, पैकेजिंग, तीनों में प्रोडक्ट्स का ये फंक्शन होता है गोल्जी apparatus का। सही से अगर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करना चाहते हो तो पैकेजिंग करना और शिपिंग करना, यानी कि ये प्रोडक्ट जो इसके अंदर एंटर करता है उसको पैक करता है। जैसे अगर अपन यहाँ की बात करते हैं, जैसे अमेजन हो गया या फिर कोई जैसे डिलीवरी होती है अपनी, तो कैसे होता है उसके चारों तरफ, अगर बड़ी चीज़ आप मंगा रहे हो तो उसके चारों तरफ एक कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है, उसके ऊपर टैप लगा हुआ होता है वगैरह वगैरह, आप ऐसे समझ लेना। तो वैसे गोल्जी apparatus पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग करके शिपिंग कर देता है, भेज देता है जहाँ पे जाना है, जिस घर पे डिलीवरी के लिए ऑर्डर आया उस जगह भेज देगा। तो वैसे ही गोल्जी apparatus का काम होता है, पैकेजिंग करनी है और साइटोप्लाज्म के जिस जगह के अंदर इसको जरूरत होती है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा, हो गया इसका काम, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं इनका एक निकनेम भी है, बहुत अच्छा निकनेम है, सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। सेल को सुसाइड कराने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। पढ़ने में तो मज़ा ही आएगा सुसाइड बैग्स सुन के। लाइसोसोम्स आर मेड फ्रॉम गोल्जी apparatus। वो जो मैंने आपको आगे पहले बताया था कि गोल्जी apparatus जो पैकेजिंग करके बाहर निकालता मटेरियल, उसमें से एक मटेरियल ही लाइसोसोम्स है। ये एक अलग ऑर्गेनल की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है अपना, इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो लाइसोसोम्स किस में से बन के निकले, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ना लाइसोसोम्स किस में से बन के निकलते हैं, तो लाइसोसोम्स गोल्जी apparatus में से बन के निकलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लाइसोसोम्स भी मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन ये सिंगल मेम्ब्रेन ही है। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था न्यूक्लियस जो होता है वो 2 मेम्ब्रेन का होता है, लेकिन लाइसोसोम्स एक ही मेम्ब्रेन का होता है। लेकिन ये बात याद रखना, इसमें मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, यानी कि ये भी बैग जैसे ही होता है। फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, किससे भरे हुए हैं ये, इनके अंदर पूरा का पूरा डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये बात आप समझो, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इसमें से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स, किस में से, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन को बना के दे रहा है, प्रोटीन्स यानी कि RER बना के दे रहा है, लिपिड्स यानी कि SER बना के दे रहा है। ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, एंजाइम्स की तरह फंक्शन करते हैं और हार्मोन्स की तरह फंक्शन करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है ये एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER से जो प्रोटीन बना,
RER से जो प्रोटीन बना वो प्रोटीन एक एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है एंड उसका पैकेजिंग होके जब वो बाहर निकलता है तब वो किस तरह से निकलता है, लाइसोसोम्स की तरह बाहर निकलता है। सो दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। RER कभी भी कोई एंजाइम को फॉर्मेशन नहीं करता है। RER सिर्फ दो ही होते, मतलब RER जो होता है कभी भी एंजाइम्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का ही फॉर्मेशन करता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। अब RER जो प्रोटीन को सिंथेसिस कर रहा है वो उनमें से कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो एंजाइम्स की तरह फंक्शन करते हैं। सो इसीलिए यहाँ लिखा दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल यानी कि जो भी है ना वेस्ट प्रेजेंट होता है सेल के अंदर उन सबको ये ख़त्म कर देते हैं, मतलब कच्चा चबा के खा जाते हैं, पूरा एकदम फिनिश कर देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं, साफ सफाट कर देते हैं। लाइसोसोम्स आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जैसे अगर बाहर से किसी सेल के अंदर बाहर से कोई अंदर एंटर हुआ, मान लेते वो वायरस था या फिर बैक्टीरिया था या फिर फूड था, तो फूड का भी डाइजेस्ट करना। यहाँ पर क्या लिखा है, लाइसोसोम्स आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसका काम क्या है, डाइजेशन करना इसका काम है। तो ये क्या करता है, फॉरेन मटेरियल जो भी आया, फॉरेन मटेरियल बैक्टीरिया भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो फॉरेन मटेरियल जो बैक्टीरिया है या फिर फूड है, इनको ये डाइजेस्ट करके ऑर्गेनिक मटेरियल, बैक्टीरिया है, फूड है, ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है, उनको पूरा ये ना मतलब डाइजेस्ट करके इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि न्यूट्रिशन के फॉर्म में सेल को प्रोवाइड कर देता है। लाइसोसोम्स मेक द सेल क्लीन। ये साफ़ सुथरा रखते सेल को। साफ़ सुथरी कब होगी, जब वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, कचरे को जब बाहर निकाल देते हैं तब साफ़ सुथरा हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, ये कचरे को खा जाते हैं। Lysosomes make the cell clean by digesting foreign material as well as burn out cell organelles। यानी कि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन मटेरियल्स को अकेले ये मतलब खाता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं करता है। कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो वर्न आउट होते हैं, यानी कि बूढ़े हो जाते हैं। अब सबका एक एज तो होता ही है, तो सेल ऑर्गेनल्स भी बहुत सालों से काम कर करके कोई है ना वर्न आउट हो जाते हैं। अब तो हमसे नहीं होगा, तो उन सेल ऑर्गेनल्स को भी लाइसोसोम खा के फिनिश कर देते हैं। कोई बात नहीं, हम है ना आपको फिनिश करने के लिए। फिर आता है लाइसोसोम्स कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच कैन ब्रेक ऑर्गेनिक मटेरियल। तो वही यहाँ पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं जो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को एकदम सपाट कर देते हैं। व्हेन सेल गेट्स डैमेज्ड लाइसोसोम्स बर्स्ट एंड एंजाइम्स आर रिलीज्ड विच डाइजेस्ट देयर ओन सेल, हैंस कॉल्ड सुसाइड बैग्स। तो इनको सुसाइड बैग्स नाम क्यों मिला, ये ऐसा क्या कारनामा करते कि इनको सुसाइड बैग्स नाम दे दिया। ये ऐसा कारनामा करते हैं कि जब सेल डैमेज हो जाता है, यानी कि अब मतलब उसमें सेल में कोई रिपेयरिंग ही नहीं कर सकते, ऐसा डैमेज हो चुका है, मतलब ख़त्म होने के कगार पे आ गया, उस समय लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है। अब ये भरा हुआ किससे है, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ है जो ऑर्गेनिक मटेरियल को क्षण भर में ख़त्म कर डालेगा। ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम से, इतने स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम से लाइसोसोम भरा हुआ है। तो जैसे ही सेल डैमेज हो जाता है वैसे ही लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट यानी कि फटिया, बर्स्ट हो जाता है और एंजाइम्स आर रिलीज्ड। अब बर्स्ट हो गया, लाइसोसोम जब मेम्ब्रेन बाउंड था अभी यहाँ पर अपन ने पढ़ा था लाइसोसोम्स भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। तो जैसे ही लाइसोसोम बर्स्ट हो गया तो सारे एंजाइम्स अब साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो गए। अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे, सेल तो पहले से डैमेज हुआ पड़ा है, तो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि सारे ऑर्गेनल्स जो है ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए हैं, सब को खा के सेल को ही पूरा का पूरा फिनिश कर डालेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स सारे सेल को ख़त्म कर देंगे। तो एक तरह से क्या करा रहे हैं, सेल को सुसाइड करवा रहे हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इनको, सुसाइड बैग्स। मतलब ये ऐसे हैं कि इनके अंदर कोई फेथफुलनेस ही नहीं है, खुद ही के सेल को ये खा जाता है, खुद ही के सेल को ये खा जाता है। देयर ओन सेल, जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट है उसी सेल को ये पूरा खा जाते हैं, कोई फेथफुलनेस नहीं है इनके पास में। देयर ओन सेल को पूरा खा जाते हैं बिकॉज सेल डैमेज हो चुका है, हैंस कॉल्ड सुसाइड बैग्स। हैंस इनको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।